राधे राधे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री से, जो आपको 2022 एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे, इसमें से आपको अगले एग्जाम में आपको 2021 वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और इससे आपका क्वेश्चन को देखने से एक और फायदा होगा, आपको सॉलिड स्टेट का जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो बेहतर हो जाएगा। आपको एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सॉलिड स्टेट का, क्योंकि इसके पहले हम आपको सॉलिड स्टेट के ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना चुके हैं। ये चौथा पार्ट है आपका आज। तो आप हमको उम्मीद है कि अब शुरू से अंत तक बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, शुरू से अंत तक देखें। और आपको ये हमारा वीडियो यदि अच्छा लग जाए तो आप अंतिम में जरूर इसके लाइक करें। हमारे चैनल जो पीओ कैटलिस्ट है यूट्यूब पे, उससे सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और सभी विषयों की भी बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। 12th केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर पहला का ऑब्जेक्टिव है। ये पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन नंबर 81 तक पीछे पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तक आपको पीछे पढ़ाए थे 81 नंबर क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर आपको 82। तो देखिए 82 में आप क्वेश्चन नंबर में देखिए, यहाँ ध्यान देंगे जवाब। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध। तो गौर करेंगे, ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध जो होता है ये बढ़ जाता है। इसी वजह से देखिए, यही कारण है कि ताप बढ़ने पर चालकों की चालकता घटती है। लेकिन अर्धचालकों केस में जस्ट इसका उल्टा था। अर्धचालक वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है। तो ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिरोध जो होता है घट जाता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है चालक में। चालक में क्या होता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ए नंबर, ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है, एन प्रकार के अर्धचालक में एन दर्शाता है। तो एन प्रकार के अर्धचालक में एन दर्शाता है, तो इसको आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। एन से क्या होता है, निगेटिव। तो एन से निगेटिव माने क्या होता है, ऋणावेश। तो एन प्रकार के अर्धचालक रहेगा तो एन से निगेटिव याद रखना है। एन जो दर्शाता है वो ऋणावेश को दर्शाता है। ऐसे ही दिया रहेगा क्वेश्चन यदि आपको कि मान लीजिए पी प्रकार के अर्धचालक में पी दर्शाता है किसको, तो पी दर्शाता है। तो पी के बारे में यदि पूछेगा तो पी से क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज याद रखेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक। तो पी से पॉजिटिव माने क्या होता है, धनावेश। तो यही देखिए इसका जवाब क्या हो जाए, 84 क्या हो जाए। पी प्रकार के अर्धचालक में पी दर्शाता है, तो पी किसको दर्शाता है, धनावेश को दर्शाता है। तो आप सीधे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ कि ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। एन प्रकार के अर्धचालक में एन जो है निगेटिव टर्मिनल दर्शाता है, पी प्रकार के अर्धचालक में पी जो है पॉजिटिव को दर्शाता है, धनावेश को दर्शाता है। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 15 के तत्वों के साथ अपमिश्रित करने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होगा। तो इसके लिए देखिए ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बता रहे हैं हम। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में आप कह रहे हैं कि वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 15 के साथ। तो ध्यान देंगे, 14 के तत्वों को 15 के साथ में, और वर्ग 14 के तत्वों को हम वर्ग 13 के साथ में अपमिश्रित करके अर्धचालक बनाते हैं। वर्ग 14 के तत्वों में आपको जर्मेनियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें से कार्बन भी इस्तेमाल होते हैं। तो वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 13 के तत्वों के साथ मिश्रित करते हैं। ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम में से मिश्रित कर सकते हैं किसी के साथ में। इसमें आप नाइट्रोजन फैमिली का कोई तत्व होगा उसके साथ हम अपमिश्रित कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन परिवार का तत्व है, तो वर्ग 15 को बोलते हैं हम नाइट्रोजन परिवार तत्व। तो ऐसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक याद करेंगे। देखिए 14 ये 13, तो 14 से पहले है 13, तो 14 के तत्वों को 13 के साथ अपमिश्रित कीजिएगा। तो चूंकि ये पहले है, 14 से पहले है, तो पहले पी से याद रखेंगे, पी प्रकार का अर्धचालक याद रखेंगे। वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 13 के तत्वों के साथ में अपमिश्रित करेंगे, यानी पहले वाले वर्ग के साथ अपमिश्रित करेंगे। तो पी से पहले, पी से पी प्रकार का अर्धचालक, यानी वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 13 के तत्वों के साथ अपमिश्रित करेंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। और वही वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 15 के तत्वों के साथ अपमिश्रित कीजिएगा तो आपको एन प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों को कहते हैं हम लोग क्या, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। तो इसका ट्रिक याद कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन परिवार, वर्ग 15 को नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। तो इधर है एन, इधर चूंकि इसका ट्रिक याद कर लेंगे पहले। तो वर्ग 14 के तत्वों को पहले वाले वर्ग के साथ अपमिश्रित कीजिएगा, तो पहले पी से पी प्रकार का अर्धचालक। तो याद रखेंगे इसका ट्रिक कि वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 15 के तत्वों के साथ अपमिश्रित करेंगे तो हमको मिलेगा एन प्रकार का अर्धचालक। यही वर्ग 14 के तत्वों को यदि हम वर्ग 13 के तत्वों के साथ अपमिश्रित कर देंगे, देखिए यहाँ पे लिखे वर्ग 13 के तत्वों के साथ अपमिश्रित कर देंगे तो
अर्धचालक मिलेगा तो हमको मिल जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। एकदम सिंपल सा ट्रिक है। पहले 14 से पहले अपमिश्रित किए तो पी प्रकार का, पी से पहले पी से पी प्रकार। आप बाद में अपमिश्रित किए तो 14 के बाद में आपको आता है 15 नंबर वर्ग। तो 15 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोजन परिवार। तो नाइट्रोजन परिवार तत्वों के साथ अपमिश्रित किया तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और इसमें एकदम याद करना सीधा सीधा पी से पॉजिटिव, माने पी जो है होगा इसमें तो आपको भी सिखाएगी। पी जो है किसको डिनोट करेगा? पी माने पॉजिटिव चार्ज को, धनावेश को सूचित करेगा। एन जो है नेगेटिव चार्ज को सूचित करेगा, ऋणावेश को सूचित करेगा। अब देखिए ध्यान देंगे, आपके पास में एक क्वेश्चन और इससे पूछा जा सकता है कि जैसे पी प्रकार के अर्धचालकों में चालकता की जो वृद्धि होती है, या एन प्रकार के अर्धचालकों में एन प्रकार के अर्धचालकों में चालकता की जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? तो पी प्रकार के अर्धचालकों में चालकता की जो वृद्धि होती है तो पी से क्या हुआ? पॉजिटिव। तो पी से पॉजिटिव, एन से क्या हुआ? निगेटिव। तो ये बताइए कि आपको चालकता में वृद्धि दो ही कारण की वजह से होती है अर्धचालक में, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और नहीं तो छिद्र के कारण, जिसको बोलते हैं होल। तो आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जो होता है जिसको होल कहते हैं, होल जो होता है क्या होता है? धनावेशित होता है। होल के बारे में याद रखेंगे, होल जो होता है धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो एन प्रकार का चालक है तो एन प्रकार इसका ट्रिक याद कर लेंगे। एन से क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव वाला के चालकता में वृद्धि जो होगा निगेटिव ए की वजह से होगा। तो निगेटिव कौन है? निगेटिव है इलेक्ट्रॉन। तो एन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि जो होगी किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो याद रखेंगे एन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। लेकिन पी प्रकार का चालकों में तो पी से क्या होता है? पॉजिटिव माने धनावेश। तो धनावेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश होता है। तो धनावेश होता है आपका छिद्र या होल, इलेक्ट्रॉन छिद्र, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके बैठते हैं। तो ये जो छिद्र या होल होगा यही जिम्मेवार होगा पी प्रकार के अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि का। तो इसलिए पी प्रकार के अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि जो होती है किसकी वजह से होती है? तो छिद्र या होल की वजह से, क्योंकि छिद्र या होल ही जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे पदार्थ जो दुर्बल रूप से आकर्षित होगा, तो जो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होगा उसको बोलेंगे हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ। ध्यान देंगे, दुर्बल रूप में कोई पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ। लेकिन कोई पदार्थ यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ। आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो जो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय, और यदि वह पदार्थ प्रबल रूप से आकर्षित हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग लौह चुंबकीय। और ये ध्यान रखेंगे आपको, ये क्वेश्चन अभी देखिए यहाँ दिया हुआ नीचे, इससे आगे मिलता जो क्वेश्चन और अभी आपको मिलेगा। जैसे नील ताप होता है, एक निश्चित ताप जिसको बोलते हैं, एक नील ताप होता है निश्चित ताप, जिसके वजह से जिसके ऊपर जो होते हैं ना पदार्थ जो होते हैं ना आपको अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। और उस अनुचुंबकीय वाले से दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक नील ताप के ऊपर पदार्थ कौन से गुण को प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय पदार्थ कौन से गुण को प्रदर्शित करते हैं? तो नील ताप के ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ की खासियत आप जान गए कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो अनुचुंबकीय वाला क्वेश्चन दो याद रखेंगे कि नील ताप के ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो नील ताप के नीचे पदार्थ कौन सा गुण को प्रदर्शित करेगा? तो नील ताप के नीचे पदार्थ जो है प्रति लौह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। ये भी क्वेश्चन आपको आगे आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वैसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे, माने विकर्षित होंगे, उनको बोलेंगे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला है, वैसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होंगे, तभी बताया आपको कि लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसे पदार्थ जो नील ताप के नीचे चुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो नील ताप के नीचे जो चुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करेगा उसको प्रतिलौह चुंबकीय, और जो नील ताप से ऊपर चुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? लौह चुंबकीय पदार्थ। तो नील ताप के ऊपर पदार्थ कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो नील ताप के ऊपर पदार्थ जो होता है अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 93 तक क्लियर हुआ। फेरी चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या हुआ? लौह चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं। को उच्च ताप पर गर्म कर देंगे तो फेरी चुंबकीय पदार्थ है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है। तो गर्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि डोमेनों का संरेखन जो होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे डोमेन होते हैं उनका संरेखन बिगड़ जाता है, जिसके वजह से उनका जो आकर्षण शक्ति क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा।
तो जाहिर सी बात है कि जो आपको लौह चुंबकीय पदार्थ जितनी प्रबलता से आकर्षित हो रहे थे पहले, गर्म करने के बाद उतनी प्रबलता से आकर्षित नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो पदार्थ का चुंबकीय शक्ति घट जाएगा, माने आकर्षित होगा लेकिन दुर्बल रूप से आकर्षित होगा। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या कि जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होगा। तो देखिए, निकेल प्रबल रूप से आकर्षित होता है, लोहा तो प्रबल रूप से आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र में, कोबाल्ट भी होता है, जिंक जो है ये आपको आकर्षित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है? तो ये आपको कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट में तो आकर्षण शक्ति होता है ना, ये बहुत तेजी से आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे। ये लौह चुंबकीय पदार्थ है कोबाल्ट, ठीक है, अभी लिखे आप, ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल, लोहा और कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला है क्वेश्चन 97 नंबर कि एक धातु षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना किसको बोलते हैं? षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना का इंग्लिश होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल। तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे क्या? एससीपी। षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना का मतलब क्या हुआ? एससीपी। तो ये एससीपी की उप संख्या कितनी होती है आपको बताए थे? तो एससीपी संरचना के बताए थे उप संख्या कितनी होती है? 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एससीपी वाला कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार आपको मिलेगा भी, तो ध्यान रखेंगे इसमें। एससीपी की उप संख्या कितनी होती है? 12। या उसको हिंदी में बोल दिए तो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना की उप संख्या कितनी होती है? तो 12। अगला क्वेश्चन है आपको 98 नंबर, देखिए एक ठोस AB में जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है, ये परमाणु घनीय के कोष्ठिका के सभी कोनों को घेरते हैं। यदि सभी फलक केंद्रित परमाणु एक अक्ष सहित निष्कासित हो जाए तो शेष ठोस की स्टोइकियोमेट्री जो होगी, मतलब आकृति जो क्या हो गया, तो A3B4 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग का पूछा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा रट जाएंगे 3B4। अगला जो है आपको जेडन अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना क्या है? एससीपी। इतना कोई लैंग्वेज को नहीं पकड़ना है, आपको सीधे देखना है कौन संरचना है, एससीपी है। अच्छा एससीपी है तो समीपस्थ परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समीपस्थ परमाणु की संख्या मतलब क्या कि उप सहसंयोजन संख्या, मतलब जेडन के चारों ओर विपरीत आयन कौन से है, मतलब कितने होंगे? जेडन के चारों ओर घेरने वाले जेडन को विपरीत आयन की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 12। एससीपी है तो 12। एससीपी की उप संख्या कितनी होती है? 12। तो सीधे से याद रखेंगे, एससीपी की उपसंख्या पूछेगा, एससीपी के बारे में कुछ भी आएगा तो आपको 12 जवाब देना है। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आयनिक क्रिस्टलों में किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? दिया है विकल्प यहाँ पे। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक फिगर की सहायता लेना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित धनायनों में तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी किसकी होगी? तो आप जानते हैं कि वर्ग किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो सीजियम का आकार बहुत बड़ा होगा और ऊपर से नीचे आते हैं किसका आकार बड़ा होगा? आयोडीन का। तो जाहिर सी बात है कि सीजियम और आयोडीन के बीच, धनायन और ऋणायन के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी? अधिकतम होगी। तो इसलिए इसका सही विकल्प जो होगा सी नंबर, सीजियम आयोडीन। ऐसे भी आप रहेंगे, सबसे बड़ा धनायन सीजियम धनायन, और ऊपर से सीजियम धनायन है तो इसका आंसर बी होगा, नहीं तो सी होगा। तो फ्लोरीन का आकार चूंकि वर्ग में पहले नंबर पे ही है तो इसका आकार छोटा होता है, तो आयोडीन का आकार बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कांच होता है तो कांच को क्या कहते हैं हम लोग? अतिशीतल द्रव, पहले से भी आप जानते हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है आपको 102 नंबर, एक्स तथा वाई से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर, देखिए सीधे से ध्यान देना है हमें, कौन परमाणु कहाँ पर है? परमाणु जो घन के कोना पर है, तो जाहिर सी बात है कि उसका 1/8 हिस्सा अंदर होगा, माने एक्स का 1/8 हिस्सा अंदर होगा, 7/8 हिस्सा बाहर होगा। तो एक जगह 1/8 हिस्सा अंदर है, तब घन में कौन कोना है? 8 को कोना होता है। तो 8 को कोना है तो 8 गुने कितना हो जाएगा? 1/8। और वाई परमाणु जो है फलक केंद्रों पर, तो जो परमाणु फलक के केंद्र पर होता है उसका आधा भाग अंदर और आधा भाग बाहर होता है। तो इसका योगदान कितना होगा कोष्ठिका में? तो इसका योगदान आधा ही माना जाएगा। तब लेकिन घन में कितने फलक होते हैं? 6। तो इसका योगदान, टोटल योगदान हो जाएगा 6 गुने 1/2। एक्स का जो योगदान माना जाएगा 8 गुने 1/8, क्योंकि घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो 8 गुने 1/8 करेंगे यदि, देखिए कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको आ सकता। देखिए यहाँ पे आपको एक्स परमाणु प्रत्येक घन कोना पर था, तो हम क्या कर दिए यहाँ पे 8 गुने क्या कर दिए? 1/8।
फिर इसके अलावा जो परमाणु है, आपको जो वायु परमाणु है प्रत्येक घन के फलक पर है, तो फलक पर लगे आधा योगदान होता है, आधा अंदर आधा बाहर हिस्सा होता है, तो इसका कर दिया हम 6 गुने 1/2, तो कटा देंगे 2 3 6, यानी x का जो टोटल योगदान होगा वो कितना होगा 1, तो x 1 हो और y कितना हो जाएगा 3, तो इसका जो अणुसूत्र बनेगा XY3, क्योंकि x परमाणु घन के कोना पर है, तो कोना पर है तो कोना पर का योगदान कितना था, घन के जो कोने पर होते हैं उसका 1/8 हिस्सा ही अंदर होता है, 7/8 हिस्सा उसका बाहर होता है, तो एक जगह कितना योगदान दिया 1/8, तो 8 घन में 8 कोना होता है, तो 8 जगह कितना योगदान देगा टोटल, तो 8 गुने 1/8 कर दिए। इस तरह से घन में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पर जो स्थित होता है परमाणु उसका योगदान 1/2 हिस्सा, माने आधा हिस्सा अंदर होता है, आधा हिस्सा बाहर होता है, तो 6 गुने 1/2 कर देंगे, तो 6 गुने 1/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो आप देखिए x का मान कितना हुआ 1, y का हो जाएगा 3 समझिए, तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा XY3, तो इसका सही अणुसूत्र हो जाएगा क्या XY3। अगला जो क्वेश्चन है 103 नंबर, देखिए आप कि कोई पदार्थ XBY FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, ए परमाणु घन के प्रत्येक कोनों पर, बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है, तो पदार्थ का सही संगठन होगा। देखिए संगठन इसी के जैसा एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम है, यहाँ पे XY ना करके क्या कर दिया AB कर दिया है, तो AB कर दिया, तो देखिए ए परमाणु कहाँ है घन के कोनों पर है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 1, ए में 1 लगेगा। अब बी परमाणु जो है प्रत्येक फलक केंद्र पर है, तो बी में क्या लग जाएगा 3, इसी के जैसा XY की जगह ना करके क्या कर देना है, ए यहाँ पे क्या रख देना है, बी रख देना है, आप ये यहाँ बी रख दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सभाजित होती है, तो अभी बताया कि एक कोष्टिका जो होती है 8 एकक कोष्टिकाओं के साथ जुड़ी होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा C नंबर। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो F केंद्र के कारण होता है। F केंद्र के बारे में आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, आपको पहले बताया जा चुका है कि F केंद्र क्या है, तो जो जालक स्थल आपको इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, F केंद्र कहलाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाते हैं F केंद्र कहलाते हैं, और F केंद्र की वजह से पदार्थ का रंग जो है ना बदलता है, ठीक है, उसके रंग की तीव्रता बढ़ती है, और जिन ठोसों में F सेंटर पाया जाता है वे जो होते हैं अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के भी पदार्थ होते हैं, इससे भी फायदा हो जाएगा आपको पता, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जाहिर सी बात है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि F सेंटर जो होता है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा ही भरा जाता है, तो जो जिस पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ। तो इस तरह से हम 105 नंबर क्वेश्चन तक देखे इसका, तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ने से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक और किया गया चैनल का सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इससे कोई फायदा हम लोग को नहीं होने वाला, इससे कुछ हमको नहीं मिलने वाला, लेकिन सवाल है कि आपका भविष्य बचेगा और आप एक फायदा हम लोग को, हमारा हिम्मत बढ़ेगा। यदि आप लाइक करते हैं तो हमारा हिम्मत बढ़ेगा, अगले वीडियो में और अच्छा आपको ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।